चलिए आज हम लोग पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे क्या, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे समतल द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था और उस प्रतिबिंबों की क्या क्या प्रकृति थी जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक आध सवाल भी करके देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि अगर दो मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, दो समतल दर्पण के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी। जैसे कभी कभी हम लोग सैलून में जाते हैं, तो सैलून में जाते हैं तो एक आईना सामने होता है और एक आईना पीछे होता है और उसमें हमको अपना 4 5 6 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना इमेज दिखता रहता है। तो आज हम लोगों को यही देखना है क्या कि दो समतल दर्पणों के कॉम्बिनेशन द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। 2 मिनट का टॉपिक है, एक फॉर्मूला याद करेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग कहानी शुरू करेंगे किसकी, गोलीय दर्पण की। बात समझ में आ रही है। तो देखो भाई कि मान लो कि यदि अपने पास दो दर्पण दिया होगा तो दोनों दर्पण के सतह के बीच में कोण कितनी है ये भी हम लोगों को गिवन होगा। जैसे एक दूसरे के समानांतर है, 180 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ऐसे दर्पणों के बीच का कोण आपको गिवन रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो कोण अगर गिवन है तो हम लोगों को निकालना है कि उससे दिखने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो संख्या कितनी है। बात समझ में आ रही है। तो मान लेते हैं क्या कि यदि दो समतल दर्पण के यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा है तो उनके बीच रखे किसी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कि अगर भाई साहब दो समतल दर्पण है और दो समतल दर्पण के बीच का कोण है हमको दिया हुआ थीटा, और उस दोनों समतल दर्पण के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कितनी प्रतिबिंब बनेगी, उन प्रतिबिंबों की संख्या निकालना है हम लोगों को। तो देखो मान लो कि अपने पास दो समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है कुछ ऐसा और एक दूसरा समतल दर्पण है कुछ ऐसा। इस दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण जो ये दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है कितना, थीटा। इस दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण दिया रहेगा थीटा और आपको वस्तु ये दी हुई रहेगी क्या कि वस्तु जो है तो इस समतल दर्पण पर वस्तु कहीं पर रखी हुई है बीच में। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है क्या, कहीं पर बीच में, ये है तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा वो आज हम लोगों को निकालना है। तो देखिए कि इसमें हम लोग दो स्थिति पढ़ेंगे, अलग अलग स्थिति पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल जो है सो ये है अल्फा और ये एंगल जो है सो ये है मान लीजिए क्या, बीटा। तो यदि अल्फा बराबर बीटा हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि जो सिचुएशन है वो कैसा है, सममित है। कैसा है, सममित, सिमेट्रिक है। मतलब यहां से ये मिरर जितना दूर है यहां से ये वाला मिरर भी उतना ही दूर है। और यदि अल्फा बीटा बराबर नहीं हो, यदि अल्फा बीटा क्या हो, बराबर नहीं हो, जैसे मान लो कि अगर अल्फा भी 30 रहे और ये भी 30 रहे, अल्फा भी 45 रहे तो बीटा भी क्या रहे, 45 रहे, मतलब दोनों मिरर समान कोण पर हो वस्तु से। तो अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असममित स्थिति बोलेंगे। सिमेट्रिक नहीं होगा और एक में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो कहता है क्या कि
इस केस में आप देखिएगा कि पहला पॉइंट देखेंगे क्या, कि यदि यदि 360 बट्टा थीटा हम लोग निकालें, देखना कि पूरा चक्कर घूमने में कितना होता है 360, और 360 बट्टा थीटा निकालेंगे तो कोई नंबर आएगा n। बात समझ में आ रहा है? कोई नंबर आएगा कितना n। और यदि 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 n का मान जो हो, यदि n का मान जो हो, ये n का मान क्या कहे, ये कि n का मान हो कैसा, इवन हो। इवन का मतलब क्या, कि यदि n कैसा हो, सम संख्या हो। या पहले देख लो किसका, विषम संख्या के लिए, कि पहले देख लो, रहने दो सम संख्या के लिए, कि यदि n का मान क्या हो, सम संख्या हो, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी, ये बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी कितनी, n-1। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है पहला में, कि हम लोग क्या करेंगे, 360 बट्टा थीटा निकालेंगे। थीटा क्या है भाई, तो दो दर्पणों के बीच का कोण। 360 बट्टा थीटा का मान लो कि n आया, और यदि n क्या है, सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 12। तो यदि n कैसा हो, सम संख्या हो, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, बने प्रतिबिंबों की संख्या n से एक कम। अब ध्यान देना कि इस केस में, सम संख्या वाले केस में, चाहे सममित रहे चाहे असममित रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए क्या, कि आपसे कहा जाए क्या कि भाई साहब आपके पास दो दर्पण दिया हुआ है, और दो दर्पण दिया हुआ है, कौन कौन सा, तो एक दर्पण मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है, और एक दर्पण मान लीजिए कि कुछ ऐसे दिया हुआ है। और इस दोनों दर्पणों के बीच का जो कोण है, इस दोनों दर्पणों के बीच का जो कोण है, इस दोनों दर्पणों के बीच का जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण है कितना, 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? कितना डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री। अब कहा क्या कि यहां से इस दोनों के बीच में मान लीजिए कि कहीं पर एक वस्तु रख दिए हम लोग, और इस वस्तु का नाम रख दिए O। तो बताइए कि इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है? तो सीधे हम लोग क्या करेंगे भाई, कि n बराबर निकालेंगे 360 बट्टा कितना, थीटा। तो 360 बट्टा थीटा का मतलब कितना, 360 बट्टा थीटा का मान कितना, ये कितना आ जाएगा, 6। और इस 6 को देखो कि ये 6 कैसा संख्या है, इवन की ऑड, ये सम संख्या है। और जब सम संख्या आए तो सीधे सीधे हमको क्या लिखना है, हमको क्या लिखना है, कि जो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, बने प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, ये संख्या बराबर हम लोगों ने कितना पढ़ा है, n-1। तो n-1 का मतलब कितना हो जाएगा, 6-1, जो कि कितना, 5 प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा, 5 प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कि ये सारी चीजें जो है, तो आप इसमें फील करेंगे कभी कभी क्या, कि 90 डिग्री पर अगर दो हो तो 90 डिग्री डालेंगे, तो 90 से भाग करोगे तो 360 डिग्री, 4 आएगा। 4 भी इवन है, तो प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, 1 कम 3। लेकिन मान लो कि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यदि क्या हो, थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कि यदि एक दर्पण ऐसा है तो दूसरा दर्पण भी इसके समानांतर रखा हुआ है। जनरली जो लोकल कैटेगरी के सैलून होते हैं, उसमें 2 आईना ऐसे ही सेट होता है 180 डिग्री पर, और उसमें हम अगर देखते हैं तो हमको बहुत सारा इमेज दिखाई देता है। लेकिन अगर इस कैलकुलेशन से हम देखेंगे तो n बराबर आएगा कितना, 360 बट्टा 180, और ये कट के हो जाएगा कितना, 2, और ये 2 भी जो है n बराबर 2, ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तब अगर हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या लिखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या जो आएगी, ये प्रतिबिंबों की संख्या बराबर आएगी n-1, जो कि 2-1 बराबर कितना होगा। तो सवाल उठता है कि सर बहुत सारा इमेज दिखता रहता है,
लेकिन देखिएगा कि सारा ओवरलैप्ड इमेज होता है, सारा ओवरलैप्ड इमेज होता है, मतलब एक के पीछे एक, अगर एक दिख रहा है तो अगला वाला लगेगा इसके ठीक सामने खड़ा है, इसके ठीक सामने खड़ा है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग की कंडीशन, और उस कंडीशन में दो इमेज को एक ही इमेज काउंट किया जाता है। तो जो इनफाइनाइट दिख रहा है वो कैसा, एक, लेकिन अगर एक तुम देखोगे, एक सैलून देखोगे कि जहां पर मिरर अगर ऐसे रखा हुआ है, उसमें तुम देखोगे कि अगला इमेज भी तुमको साफ दिखेगा, जो पिछले इमेज से थोड़ा ऊपर होगा, अगला इमेज थोड़ा ऊपर होगा, अगला इमेज थोड़ा और ऊपर होगा, तब तक जब तक माथा के ऊपर ना आ जाए और इसके पीछे वाला इमेज दिखता नहीं है। तो इसको ओवरलैप की कंडीशन हम लोग नहीं बोलते हैं। तो इसमें सारा इमेज क्या होता है, काउंट होता है एक्चुअली, कि अगर यहां पर ये वस्तु रखा हुआ है तो यहां जो तुमको दिखाई देगा 5 इमेज, ये 5 इमेज यहां से अगर तुम एक वृत्त बना दोगे, यहां से अगर एक वृत्त बना दोगे, तो मान लो कि इसका पहला इमेज दिखाई दिया यहां पर, तो दूसरा इमेज इसका दिखाई देगा यहां पर, और इसका जो है तो फिर तीसरा दिखाई देगा यहां पर, चौथा दिखाई देगा यहां पर। लेकिन जब यहां पर आ जाए, ये यहां तक जब आ जाए दर्पण के केच 180 डिग्री पर घूम के, तो अब इसके बाद वाला इमेज दिखाई नहीं देगा इसके द्वारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रत्येक इमेज जो आपको दिखता है वो कैसे पथ पर दिखता है, वृत्तीय पथ पर दिखता है। तो अगर वृत्तीय पथ पर दिख रहा है तो उस इमेज को काउंट करेंगे। लेकिन अगर 90 डिग्री पर हम रख देंगे, मान लीजिए अगर हम 90 डिग्री पर मान लीजिए कि रख देंगे, तो 90 डिग्री पर रख देने से क्या होगा भाई, कि जितने भी चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजें, अगर मान लो यहां पर वस्तु रखे तो एक इमेज तुमको अगर दिखाई देगा, एक इमेज अगर तुमको दिखाई देगा यहां पर, तो इसका फिर अगला इमेज इसी के पीछे, अगला इमेज इसी के पीछे, इस तरीके से दिखाई देगा। और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं किसका, ओवरलैपिंग का कंडीशन। और उस कंडीशन में सारे इमेज को एक ही इमेज काउंट किया जाता है। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस यही याद रखना है क्या, कि यदि 360 बट्टा थीटा का मान इवन आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, n से एक कम। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कितनी हो जाएगी, n से एक कम हो जाएगी। और आप देखिएगा इसमें दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि दूसरा केस में कि यदि 360 बट्टा थीटा बराबर n का मान विषम हो, यदि n का मान क्या हो, विषम हो, विषम का मतलब ऑड होगा, तब क्या करेंगे, तो ऑड होगा तब क्या करेंगे, तो देखिए कि ऑड में हमको दो केस को देखना है। केस 1 यदि सममित हो, केस 1 में क्या देखना है, कि यदि सममित हो, और सममित का मतलब पीछे हम आपको बता चुके हैं। और दूसरा केस हम लोग देखेंगे क्या, कि यदि असममित हो। केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे, केस 2 में हम लोग देखेंगे क्या, कि यदि कैसा हो, असममित। यदि असममित हो तब कहानी कैसी होगी, जिस कहानी को हम लोग देखेंगे, यदि कैसा हो, असममित हो। तो असममित होगा, तो इस कहानी में देखिए आप, कि यदि सममित होगा और थीटा बराबर 360 बटा थीटा का मान कैसा आ जाए, ऑड आ जाए, तो यदि सममित होगा तो आप सीधे सीधे लिखिएगा क्या, कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर n-1 होगी। लेकिन यदि असममित होगा, यदि असममित होगा, तब जो है सो बने प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी, बने प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, ये बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी कितनी, n। बात समझ में आ रहा है? तो आप सीधे याद रखिएगा कि यदि असममित कहानी रही, तो असममित कहानी रही तो n बनेगा, ठीक ना, और बाकी के सारे स्थिति में क्या बनेगा, n-1। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जरा सा एग्जाम्पल देखो इसका। तो मान लो कि भाई दो दर्पण अपने पास दिया हुआ है, एक दर्पण ये और एक दर्पण ये, और इस दोनों दर्पणों के बीच का जो कोण है, इस दोनों दर्पण के जो बीच का कोण है, ये कोण मान लो कितना, तो ये जो कोण है दिया हुआ ये कितना, 60 डिग्री का। और इस 60 डिग्री के एंगल पर यहां से ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, और ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं यहां पर इस प्रकार से कि ये वाला कोण भी है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये वाला कोण भी है कितने डिग्री का, 30 डिग्री। अब तुम देखो 60 डिग्री लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा,
इसको कुछ और ले लो, ऑड आए जिससे वैल्यू, तो ऑड आने के लिए ले लोगे तुम कितना, 30 डिग्री ले लो, तो 30 डिग्री से भी वही आएगा। 45 ले लोगे तो भी वही आएगा, है ना। कितना डिग्री ले लें, 90 से नहीं होगा, 90 से भी तो 4 ही आ जाएगा, ठीक ना। 30 लोगे तो इतना आ जाएगा, एन हम लोग ऑड का बात कर रहे हैं ना, तो ये है 360, और 360 में किसी ऑड से भाग करेंगे तो ऑड आ सकता है। मान लो 45 से कर दें, कितने से, 70 से करेंगे तो कटेगा थोड़ी, कटना चाहिए पूरा पूरा, ठीक ना। 360, 120 डिग्री का ले लो, है ना, 120 डिग्री का ले लो। तो इस मिरर को क्या करो, हटाओ यहां से, और इस मिरर को हटाने के बाद क्या करते हैं कि इस मिरर को हम लोग लगा देते हैं कहां पर, इस मिरर को लगा देते हैं कहां पर, यहां पर। अब देखिए कि मान लीजिए कि ये एक मिरर है और ये कितना कोण है दोनों के बीच का, 120 डिग्री का, और इसमें जो वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है कहां पर, इधर कहीं पर, तो इधर कहीं पर रखी हुई है इस तरह से। ये है ऑब्जेक्ट आपका, कि ये भी एंगल कितने का, 60 का, और ये भी एंगल कितने का, 60 का। तो देखिए कंडीशन सिमेट्रिक है। तो अगर हम लोग n बराबर 360 बट्टा थीटा का मान करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 360 बट्टा 120 बराबर कितना, और 3 क्या है, ऑड है, विषम है। तो विषम संख्या हो लेकिन ये सिमेट्रिक भी है। तो अगर हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या का बात करेंगे तो जो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की जो संख्या हो जाएगी, ये प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 - 1 बराबर कितना, 2। लेकिन यहीं पर देखो कि यदि इसी 120 डिग्री को हम लोग क्या करें कि अब सिमेट्रिक नहीं बनाएं, डिसिमेट्रिक बनाएं, असममित बनाएं। ये 120 डिग्री पर है और 120 डिग्री पर दो मिरर है, तो मान लीजिए कि अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, कि यहां पर जो है सो जो जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि एक कोण बना रहा है कितने का, 30 डिग्री का, और एक कोण बना रहा है कितने का, 90 डिग्री। अब देखिए कि अल्फा बीटा बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो असममित हो गया, असममित हो गया। तो अभी भी अगर हम लोग n बराबर निकालेंगे 360 बट्टा थीटा, तो ये आएगा 3, और ये 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है लेकिन असममित है। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, बने प्रतिबिंबों की संख्या का, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, बने प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी n ही, और कितने के बराबर, 3 ही। बात समझ में आया। तो ये चीज याद रखना है, यहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। बात समझ में आ रहा है, बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यहां से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो इस प्रकार से समतल दर्पण हम लोग यहां पर रोकते हैं। अब शुरू करते हैं क्या, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को सीखने के लिए आप क्या करिए, तो सबसे पहले गोलीय दर्पण के टर्मिनोलॉजी को सीखिए। क्या लिखने वाले हैं, गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण क्या चीज होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान देना कि स्फेरिकल मिरर, अब देखो कि तुम स्फेरिकल मिरर को सीखने के लिए एकदम ध्यान से सीखना कि कैसे कैसे टर्म्स का यूज किया जाता है। देखो हम लोग क्या करें कि कांच का एक खोखला गोला लें, क्या करें, कांच का एक क्या करें हम लोग, खोखला गोला लें। बात समझ में आ रहा है, यह है क्या, कांच का एक खोखला गोला। और ध्यान दीजिएगा कि इस गोले को हम लोग क्या करें, ये कांच का क्या है, ट्रांसपेरेंट है और खोखला गोला है। तो इस कांच के खोखले गोले को, ये क्या है भाई, तो ये है कांच का पारदर्शी खोखला गोला। पारदर्शी है, खोखला है, और क्या है, गोला है। इस कांच के पारदर्शी खोखले गोले को आप क्या करिए कि 2 भाग में काट दीजिए। क्या करिए, 2 भाग में आप क्या करिए इसको, कि 2 भाग में काट दीजिए। मान लीजिए कि इसको हम यहां से काट दी, 2 भाग में इसको क्या करिए, काट दीजिए।
तो दो भाग में काटने के बाद आपको दो अलग अलग कटोरी के जैसा कोई शेप मिलेगा। क्रिकेट के टेनिस बॉल से हम लोग खेलते हैं, और जब टेनिस बॉल फूट जाता है तो दो अलग अलग कटोरी मिलता है, और दो अलग अलग कटोरी में आप देख पाएंगे क्या कि आपको एक चीज मिलेगा ऐसा कुछ कटोरी, और इस कटोरी में आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कटोरी में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन जो है, तो इस कटोरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पोर्शन जो है सो दिखेगा क्या, आपको ये पोर्शन दिखने लगेगा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। और इस पोर्शन का अगर हम लोग धसे हुए भाग का बात करें तो धसा हुआ भाग इधर दिखेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अवतल सतह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अवतल सतह। और कटोरी का बाहर वाला भाग आपको उभरा हुआ भाग दिखेगा, और इस उभरे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, उत्तल सतह। देखना एक एक टर्म याद करना कि जब हम लोग किसी कांच के खोखले गोले को दो बराबर भाग में काट देंगे, या कैसे भी मान लीजिए काट देंगे, तो एक कटोरी मिलेगा। इस कटोरी का एक भाग धसा हुआ भाग होगा, इसका क्या होगा, एक भाग धसा हुआ भाग होगा, और इसी धसे हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल सतह बोलेंगे। और एक भाग क्या होगा, इसका उभरा हुआ भाग होगा, और इसी उभरे हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी उभरे हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल सतह बोलेंगे। अब देखिएगा कि ये पारदर्शी है, और पारदर्शी है तो पारदर्शी पदार्थ को हम लोग अगर एक तरफ से पेंटिंग कर देते थे तो दूसरा तरफ से रिफ्लेक्टिंग सतह बन जाता था। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब सोचो कि ये जो कांच का खोखला गोला है अपने पास, अर्धगोला कहो या गोला का एक भाग कहो, तो इस गोला के अगर हम अवतल सतह को क्या करें, कलर कर दें सिल्वर कलर से, तो रिफ्लेक्टिंग सतह क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। और उत्तल सतह यदि रिफ्लेक्टिंग सतह है तो इसका मतलब ये जो दर्पण बना, इसी दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण। दूसरी तरफ हम क्या करें कि मेरा मन क्या कि हम इस बार अवतल पर नहीं पेंटिंग करें, हम इस बार उत्तल सतह पे पेंटिंग करें। तो अगर उत्तल सतह पे पेंटिंग कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, अवतल सतह। तो यदि अवतल सतह रिफ्लेक्टिंग सतह होगा, उस प्रकार से जो दर्पण बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। बात समझ में आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप ये समझ गए कि कांच का एक पारदर्शी खोखला गोला है, इस खोखले गोले को जैसे ही हम बीच से काटेंगे तो हमको एक कटोरी शेप का कुछ मिलेगा, और कटोरी शेप का कुछ मिलेगा तो उसका एक पोर्शन होगा जो धसा हुआ पोर्शन होगा, जिस धसे हुए पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल सतह। और एक पोर्शन मिलेगा जो उभरा हुआ सतह मिलेगा, इस उभरे हुए सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल सतह बोलेंगे। अब देखना कि इसी बीच में अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, आपसे कोई आदमी पूछे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो आप गोलीय दर्पण के बारे में सीधे लिखेंगे कि कांच के या सीधे लिखिएगा कि किसी पारदर्शी खोखले गोले, किसी पारदर्शी खोखले गोले के एक सतह को रजतित कर देने से, एक सतह को रजतित का मतलब क्या, सीधे जाना पेंट, ठीक ना, रजतित कर देने से प्राप्त दर्पण जो होता है, कर देने से जो प्राप्त दर्पण होगा, इस प्राप्त दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, प्राप्त दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, प्राप्त दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो दो प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है, यहां पर देखना ध्यान से कि जो तुम्हारा गोलीय दर्पण होगा, ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के जो होते हैं, उसमें से जो पहला प्रकार है, इस पहले प्रकार को क्या बोला जाता है, उत्तल दर्पण। इसमें से पहले को क्या बोला जाता है,
उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर आपसे पूछे तो क्या है, तो देखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर मतलब सीधे याद रखना कि उत्तल का मतलब कि उत्तल सतह परावर्तक सतह होगा। उत्तल सतह क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या कि यदि किसी पारदर्शी खोखले गोले के, यदि किसी पारदर्शी खोखले गोले के, यदि किसी पारदर्शी खोखले गोले के अवतल सतह को रजतित किया जाता है, अवतल सतह को रजतित किया जाता है, को रजतित किया जाता है, रजतित किया जाता है, तो उत्तल सतह परावर्तक सतह बनता है। तो उत्तल सतह कैसा बनेगा, तो उत्तल सतह जो है, उत्तल सतह बनेगा क्या, परावर्तक सतह। तो उत्तल सतह परावर्तक सतह होता है। उत्तल सतह क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। एवं इस प्रकार, एवं इस प्रकार बना दर्पण, बना दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आप सीधे सीधे बात ये याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्तल सतह हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। मान लीजिए कि कांच का खोखला गोला का भाग कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरह से है, तो इसका एक अवतल भाग है और एक क्या है, उत्तल भाग है। जब हम लोग अवतल भाग को कलर कर देंगे, तो अवतल भाग को कलर कर देने से रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या हो जाएगा, उत्तल सतह हो जाएगा, और उत्तल सतह रिफ्लेक्टिंग सतह हो जाएगा, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बोलेंगे। तो आप एक लाइन में ये भी याद कर सकते हैं क्या कि अतः, आप एक लाइन में अतः आप ऐसे याद कर सकते हैं क्या कि अतः वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण, आप ऐसे याद रख सकते हैं क्या कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उत्तल सतह हो, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उत्तल सतह हो, इसी उत्तल सतह वाले को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल सतह हो, उसे क्या कहेंगे, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। आप एक लाइन में ये परिभाषा याद रख सकते हैं उत्तल दर्पण का कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे भाई, कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण का क्या हो, परावर्तक सतह क्या हो, उत्तल सतह हो, इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है, इस दूसरे प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दूसरे प्रकार को हम लोग बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर। और इस कॉनकेव मिरर में देखना कि यदि कोई गोलीय दर्पण है अपने पास और उसके कॉन्वेक्स लेयर को हम पेंटिंग कर दें, तो मुंह किधर से देखेंगे, कनकेव वाले की तरफ से। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कौन सा होगा, कनकेव वाला, और कनकेव वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा कि यदि यदि पारदर्शी, यदि पारदर्शी खोखले, यदि पारदर्शी खोखले, यदि पारदर्शी खोखले गोले के, गोले के उत्तल भाग को, गोले के उत्तल भाग को रजतित कर दिया जाए, उत्तल भाग को रजतित कर दिया जाए, तो अवतल सतह जो होगा, तो अवतल सतह क्या होगा, अवतल सतह परावर्तक सतह होगा। तो अवतल सतह परावर्तक सतह होगा एवं प्राप्त दर्पण, एवं प्राप्त दर्पण जो है वो कैसा दर्पण कहलाएगा, प्राप्त दर्पण
अवतल दर्पण कहलाएगा, एवं प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। कि यदि हम उत्तल सतह को रजतित कर देते हैं, तो उत्तल सतह को यदि आप रजतित कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि अवतल सतह जो है आपका, ये अवतल सतह कैसा हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। और अवतल सतह यदि परावर्तक सतह हो गया, और अवतल सतह यदि परावर्तक सतह हो गया, तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और देखिए कि इसी को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्तल नहीं, अब की बार कैसा हो इसका परावर्तक सतह, तो इसका परावर्तक सतह कैसा हो, अवतल सतह हो। ऐसे ही दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल नहीं, ऐसे ही दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण देखो कि मान लो कि ये चीज जो है सो कांच के खोखले गोले का भाग है, तो इसका ये झुका हुआ सतह अवतल सतह और उधर क्या उत्तल सतह। हमको रजतित कौन से भाग को करना है, हमको रजतित करना है उत्तल वाले भाग को। उत्तल वाले भाग को हम लोग रजतित कर देंगे तो जो दर्पण बनेगा वो कैसा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। अब देखो कि जो गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ भाग भी होते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो कुछ भाग भी होते हैं जिस भाग में हम लोग बात करेंगे एक एक चीजों का, और एक एक चीजों का सीखने का भी कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहां पर हेडिंग लगाएं, क्या हम लोग हेडिंग लगाएं कि गोलीय दर्पण से संबंधित पद, गोलीय दर्पण से संबंधित पद, गोलीय दर्पण से संबंधित पद क्या क्या हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पद होता है, जिस सबसे पहले पद को आप बोलेंगे क्या, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान दीजिएगा कि एक एक चीजों को सीखना जरूरी है। मान लीजिए क्या कि अपने पास एक कोई सा गोला था, खोखला गोला। जिस खोखले गोले को हमने क्या किया, इस खोखले गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा कि नहीं होगा, उस खोखले गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा। और इसी खोखले गोले को काट करके हमने क्या किया, इसी खोखले गोले को हमने क्या किया कि काट के एक गोलीय दर्पण बनाया। गोलीय दर्पण बनाऊंगा तो या तो उत्तल बनाऊंगा या तो अवतल बनाऊंगा। तो मान लीजिए कि मैं अवतल दर्पण बनाया और इसको किधर से पेंटिंग किया, बाहर से पेंटिंग किया। ये जो दर्पण बना ये कैसा बना, अवतल दर्पण। तो कोई भी गोलीय दर्पण होगा वो निश्चित रूप से किसी न किसी खोखले गोले का ही एक भाग होगा। निश्चित रूप से क्या होगा, किसी न किसी खोखले गोले का ही एक भाग होगा। और उसी खोखले गोले के केंद्र को, उसी खोखले गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। एक लाइन में कि गोलीय दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर हम गोलीय दर्पण बनाएंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी खोखले गोले को काटेंगे। और जिस खोखले गोले को काट करके दर्पण बनाया गया है, उसी खोखले गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो आप वक्रता केंद्र में लिखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण, अब यहां पर अब उत्तल या अवतल नहीं, तो आप सीधे बात करेंगे क्या कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को होता है, उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के केंद्र को हम लोग कहते हैं क्या, वक्रता केंद्र। उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किस नाम से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है। कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है, कैपिटल सी द्वारा निरूपित किया जाता है। मैं उम्मीद करूं कि आपको वक्रता केंद्र समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो गोलीय दर्पण का मध्य भाग होता है,
उसे हम लोग कहते हैं क्या, ध्रुव। ध्रुव कहेंगे। और इस ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो सीधा सीधा बात ये जानिए कि मान लो कि अगर कोई गोलीय दर्पण हम अपने हाथ में लें, तो गोलीय दर्पण क्या होगा, गोला का भाग होगा। और गोलीय दर्पण अपने हाथ में लेंगे तो मान लो कि हाथ में क्या है, एक स्फेरिकल कटोरी है। और इस कटोरी में हम क्या करें कि एक कांच की गोली डाल दें। क्या करें, कांच की गोली डाल दें। तो ये कांच की गोली घूमने फिरने के बाद किसी न किसी पॉइंट पे जाके रुकेगी। वो क्या होगा, उस कटोरी का ठीक बीच का पॉइंट होगा। तो जो ठीक बीच का पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो सीधे सीधे बात आप जानिएगा क्या, कि गोलीय दर्पण के मध्य भाग को, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। अब देखना जरा सा ध्यान से कि अगर मान लो कि हम लोग बात करें एक गोलीय दर्पण का कुछ ऐसा, तो ये गोलीय दर्पण है और मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण को मैंने क्या बनाया है, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण किसी न किसी खास खोखले गोले का बना होगा। और वो गोला कैसा होगा, तो वो गोला होगा भाई कैसा, वो गोला होगा कुछ ऐसा। और इसी गोला का जो केंद्र होगा, इसके केंद्र को हम लोगों ने क्या बोला, वक्रता केंद्र बोला। और इस दर्पण का, इस कटोरी का जो मध्य बिंदु होगा, कहीं इधर होगा। और इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव, जिसे किससे डिनोट करेंगे, पी से। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर जो है, तो अब यहां पर एक टर्म आता है क्या, एक टर्म आता है क्या, एक टर्म आता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिएगा कि इस प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो ध्यान देना सीधे सीधे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा जो होती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यह काल्पनिक रेखा होती है, कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है। तो सीधे सीधे आप बात याद रखिएगा क्या, सीधे सीधे बात याद रखिएगा क्या, कि गोलीय दर्पण के, कि गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से ध्रुव, ध्रुव पी को मिलाने वाली, को मिलाने वाली अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है, अनंत लंबाई की जो काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ध्यान देना कि हम लोग क्या बोले भाई, कि एक लाइन जो सी को मिलाए किससे, पी से, और ये दोनों तरफ क्या हो, इन्फिनिटली एक्सटेंडेड हो। इधर भी अनंत तक और पीछे भी क्या, अनंत तक। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे क्या, मुख्य अक्ष बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। हम लोगों को जो भी दर्पण पढ़ना है, वो सारे दर्पण बहुत छोटे छोटे दर्पण पढ़ने हैं। जो भी दर्पण पढ़ना है वो कैसा कैसा पढ़ना है, बहुत छोटा छोटा दर्पण पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें एक पद आता है क्या, एक पद आता है और क्या, कि आप देखिएगा ध्यान से कि एक पद आता है और क्या, एक पद आता है जिसको बोलते हैं क्या, द्वारक। द्वारक को बोलते हैं इंग्लिश में अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। और अपर्चर में आप ध्यान से देखिएगा कि अगर गोलीय दर्पण, अगर हम एक गोलीय दर्पण का बात करें, तो एक गोलीय दर्पण मान लीजिए कि एक गोलीय दर्पण का 3D मान लो कि कुछ ऐसा है। एक गोलीय दर्पण का 3D मान लो कि इसका जो 3D है वो 3D कुछ इस तरीके से है। एक गोलीय दर्पण का 3D कुछ इस तरीके से। तो देखो सामने से जो तुमको फेस दिख रहा है, सामने से जो ये वाला फेस दिख रहा है, इसी वाले फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वाले फेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसी फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, द्वारक। और इस फेस की जो त्रिज्या होती है, इस फेस की जो त्रिज्या होती है, मान लीजिए ये है इसका केंद्र, और इस फेस का जो त्रिज्या होगा, इस तेज त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं क्या, द्वारक त्रिज्या। इस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, कि कटोरी का खाली बाउंड्री देखो, तो बाउंड्री कैसा दिखेगा, वृत्ताकार। तो जो वृत्ताकार बाउंड्री दिखेगा उसी वृत्ताकार बाउंड्री को क्या बोलेंगे, और उस वृत्ताकार बाउंड्री का जो है सो कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगा, जिस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, द्वारक त्रिज्या। इसे क्या बोलेंगे, द्वारक त्रिज्या। ये चीज ध्यान रखिएगा। कि अब देखना ध्यान से कि अगर हम आधा आधा काटे हैं तो इतना बड़ा द्वारक बना है। अगर हम यहां से काट देंगे तो, अगर हम यहां से काट देंगे तब जो स्थिति बनेगी द्वारक, ये उससे कैसी बनेगी, छोटी द्वारक बनेगी। जो पहले थी उससे कैसे बनेगी, छोटी। अगर हम क्या करें, इसको और छोटा काट दें, तो और छोटा काट दे तो द्वारक कैसी बनेगी, और छोटी बनेगी। मतलब कि द्वारक जितना हम करीब से काटेंगे स्फेयर को, जितना करीब से काटेंगे द्वारक जो है वो उतना ही क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों को जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो बहुत छोटे द्वारक वाले दर्पण को पढ़ना है। कैसा, बहुत छोटा द्वारक को, बहुत छोटा द्वारक वाला दर्पण को पढ़ना है। और अपने सिलेबस में कैसा पढ़ना है कि बहुत छोटे द्वारक वाले दर्पण को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, किसको, तो बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए ध्यान दीजिएगा कि अब जो बहुत छोटा द्वारक होगा, तो मान लो कि ये कोई सा दर्पण है, ये कोई सा क्या है, दर्पण है। तो दर्पण का ध्रुव कहीं इधर होगा P, है कि नहीं, और इस ध्रुव का, इसका जो है सो वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा क्या, C। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी, जिसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे, ये मुख्य अक्ष भी कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ कि अगर इस दर्पण में मुझे वस्तु को देखना है, तो वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे कि पीछे रखेंगे, सामने रखेंगे। और जब सामने रखेंगे तो वस्तु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएगी। लेकिन ध्यान देना कि ये द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। ये द्वारक कैसा है, बहुत, लेकिन मैं इसको जूम करके बनाया हूं। ये द्वारक वास्तव में बहुत छोटा है। सोच लो कि एकदम करीब से काटे हैं, छोटा सा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम करीब से काटे हैं। तो इस पर आने वाली जो कुछ रेखाएं होंगी, इस पर जो आने वाली रेखाएं होंगी, ये रेखा मुख्य अक्ष के बहुत करीब होगी। मुख्य अक्ष के क्या होगी, बहुत करीब होगी। इस पर जो आने वाली और भी रेखाएं होंगी, ये भी क्या होगी, मुख्य अक्ष के बहुत करीब होंगी। तो बहुत छोटे द्वारक के दर्पण के लिए जो आपतित किरण होता है, जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण क्या होता है भाई, तो मुख्य अक्ष के बहुत करीब होता है। मुख्य अक्ष के क्या होता है, बहुत करीब होता है। मुख्य अक्ष के बहुत करीब होता है। देखिएगा कि द्वारक, छोटे द्वारक के लिए अगर बात करेंगे तो जो लाइन होगी वो लाइन क्या होगी भाई साहब, तो मुख्य अक्ष के कैसे, बहुत ज्यादा करीब होगी। और जब मुख्य अक्ष के बहुत करीब लाइन होगी, तो बहुत करीब लाइन होगी, तो बहुत करीब लाइन होगी तो उसे क्या होती है, मुख्य अक्ष के बहुत करीब होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे पैरा एक्सियल, जिसे क्या कहते हैं, पैरा एक्सियल लाइन, जिसे क्या कहेंगे, पैरा एक्सियल लाइन कहते हैं, जिसे पैरा एक्सियल लाइन कहते हैं। और पैरा एक्सियल लाइन कोई सिलेबस नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको यह मान के चलना है कि अगर मुख्य अक्ष के बहुत करीब रेखाएं होंगी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मान लो कि C पर ही वस्तु रखा हुआ है, और C पर ही वस्तु रखा हुआ है, और मान लो कि ये द्वारक बड़ा है, तो देखो ये थीटा बड़ा है, और जैसे जैसे हम करीब आते जाएंगे थीटा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और बहुत छोटे द्वारक के लिए थीटा का मान करीब करीब कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है। अब इसमें बच रहा है क्या सब चीज, तो इसमें आपको जो बच रहा है वो बच रहा है क्या, मुख्य फोकस किसे कहते हैं।
बच रहा है क्या कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। और आप लोग जो अभी तक गलत रिलेशन पढ़े हैं F इक्वल टू R/2 पढ़े हुए कि नहीं, वो गलत रिलेशन है, वो हमेशा सही नहीं है, ठीक ना, वो शुद्ध भी नहीं है। तो वो गलत रिलेशन जो पढ़े हैं F इक्वल टू R/2, वो अलग बात है कि हमें भी वही पढ़ना है, लेकिन वो रिलेशन है गलत। बात समझ में आ रहा है। तो उस गलत को सिद्ध करेंगे कि क्या क्या गलती है उसमें और कैसे वो शुद्ध नहीं है, F इक्वल टू R/2 तक अगले दिन से सिद्ध करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दर्पण सूत्र के तरफ, और दर्पण सूत्र के तरफ बढ़ करके इस प्रकार से उस पर न्यूमेरिकल करके क्या होगा, गोलीय दर्पण की कहानी समाप्त होगी। तो आज की कहानी में केवल हम लोगों ने क्या किया है, गोलीय दर्पण को इंट्रोड्यूस किया है, गोलीय दर्पण को इंट्रोड्यूस किया है। अगले दिन हम लोग फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F इक्वल टू R/2 जो रटे हैं उसको, जो गलत रटे हैं उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर वो होता क्या है और कैसे इस पर हम लोग काम करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। ये बहुत ही आसान लेक्चर, आप लोग पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब दे पाए कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है। बात समझ में आ रही है। चलिए काफी।